देखो बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपनी सीट से। इसमें ये बोलता है फॉर द कंस्ट्रेंट्स ऑफ ए लीनियर ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन जेड इक्वल टू, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। यहाँ पे एक्स और वाई की जगह बच्चों क्या यूज कर रखा है, एक्स वन और वाई वन। तो जरूरी नहीं है आप एक्स वन की जगह एक्स लिख लो और एक्स टू की जगह आप वाई लिख लो। अगर आपको कंफ्यूजिंग होती है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपना क्या बन गया, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई बन गया। और लीनियर कंस्ट्रेंट्स अपने को दे रखी है, कहता है इसके कितने फिजिबल रीजन होंगे, दो होंगे, इनफाइनेट होंगे, कोई भी नहीं होगा, या नन ऑफ दिस। देखो फिजिबल रीजन दो, तीन या इनफाइनेट ऐसे तो हो ही नहीं सकते। फिजिबल रीजन का क्या मतलब होता है, जहाँ पे सारी कंस्ट्रेंट्स या सारी की सारी लाइनें एंटर करती हो, है ना, जो शेडेड रीजन हम बनाते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि जो फिजिबल रीजन होगा वो होगा या नहीं होगा। होगा तो एक होगा या फिर होगा ही नहीं। एक्स वन प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल टू वन। मैं कहता हूँ कन्फ्यूजन से बचने के लिए इसको एक्स प्लस वाई लिख लो, ठीक है। फिर आपका सेकेंड इक्वेशन है ये, आप इसको क्या लिख लो, थ्री एक्स प्लस में वाई ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। और ये तो आपकी नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स होती है कि एक्स वन एक्स टू क्या होने चाहिए, जीरो या जीरो से बड़े। अब मैंने क्या बोला था आपको, ग्राफ बनाने के लिए। अच्छा, इसका पहली लाइन का ग्राफ देखो आप कितनी आसानी से बना सकते हो। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होगी बच्चों, वन होगी ना, इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करके। फिर उसके बाद दूसरी लाइन का ग्राफ, इसको थोड़ा चेंज करें, थ्री से इसको क्या कर दो, डिवाइड। इंटरसेप्ट फॉर्म का हमेशा यूज किया करो आप, ठीक है, ग्राफ बनाते वक्त। एक्स बाय वन प्लस वाई बाय थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू वन। एक्स एक्सिस पे तो वन पे काटेगी और वाई पे बच्चों कहाँ पे काटेगी, थ्री पे। तो ये लाइन देखो ऐसी बन जाएगी ना। ये क्या आ गया आपका, मान लो सेकंड इक्वेशन, और ये रेड वाली क्या थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट पुट करेंगे। यहाँ पे आप जीरो जीरो पॉइंट को पुट करो। पुट करोगे बताओ क्या आएगा, ट्रू आएगा ना, लेस देन इक्वल टू वन। तो मतलब क्या आएगा, ट्रू। पहली लाइन का आंसर ट्रू, तो रेड वाली लाइन का ट्रू मतलब जीरो जीरो की तरफ आएगा ऐसे। फिर सेकंड में पुट करें, सेकंड में आप जीरो जीरो पुट करोगे तो फॉल्स आएगा ना, क्योंकि जीरो कैन नॉट बी ग्रेटर देन थ्री। सेकंड ये ब्लू वाली जो लाइन है बच्चों, इसका आंसर है फॉल्स। देखो इसका आंसर है फॉल्स, यानी ये ऐसे बाहर जाएगा। तो अब आप बताओ इन दोनों शेडेड रीजन के अंदर क्या कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ये अंदर की तरफ आ रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है, कॉमन नहीं है। इसका मतलब देयर इज नो फिजिबल रीजन। ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जो इन दोनों कंडीशन को एक साथ क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, उसकी जो कंस्ट्रेंट्स आपको दे रखी है। अच्छा मैं इसके अंदर भी यही कर देता हूँ, एक्स प्लस टू वाई इज लेस देन इक्वल टू 2000, और एक्स प्लस वाई जो है वो लेस देन इक्वल टू 1500 है। और एक्स टू का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, वाई एक्स टू क्या होता है, वाई होता है, वाई लेस देन इक्वल टू 600। और ये तो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स होती है। इसमें बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई इन द पॉजिटिव बाउंडेड रीजन, यानी कि जो भी अपना बाउंडेड रीजन होगा ना, फिजिबल रीजन होगा, इनमें से कौन सा पॉइंट उस रीजन में लाई नहीं करेगा। बच्चों इसके लिए आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होती। देखो ये पॉइंट फिजिबल रीजन में होगा या नहीं होगा, इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। ये ए पॉइंट है मान लो, ठीक है, ये क्या है, ए पॉइंट है। अगर ये ए पॉइंट इन तीनों कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता है, तभी तो ये फिजिबल रीजन में आएगा ना। पुट करके देखें इस ए पॉइंट को। मेरे पुट करने का मतलब है मैं एक बार ए पॉइंट पुट करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। 1000 एक्स है और वाई क्या है, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1000 प्लस जीरो इज लेस देन इक्वल टू 2000। बोलो ये ट्रू है ना, ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि 1000 2000 से छोटा होता है। इसमें पुट करना 1000 प्लस जीरो इज लेस देन इक्वल टू 1500। बोलो ये भी ट्रू है, ये भी सही है। फिर वाई क्या है, जीरो, ये वाई क्या है, जीरो, जीरो लेस देन इक्वल टू 600। बोलो ये भी ट्रू है। तो ये तीनों ट्रू हो गए ना। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि ए पॉइंट जो है ना, वो फिजिबल रीजन में एंटर करेगा, मतलब उसके अंदर ही आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। लेकिन आपसे क्या पूछ रखा है, जो लाई नहीं करता। तो बस आपको ये चारों के चारों पॉइंट फटाफट ऐसे ऑप्शन में डाल के चेक करने हैं। जीरो 500 को देख लो एक बार, जीरो 500 देखो, ये 5 टू जा 10 मतलब 1000 सेटिस्फाई कर जाएगा, इसको भी कर जाएगा और इसको भी कर जाएगा। 500 लेस देन इक्वल टू 600 मतलब ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। टू जीरो देख लो, टू जीरो करेगा क्या, टू जीरो भी कर जाएगा, इसको सेटिस्फाई है ना, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है और ये बहुत छोटी वैल्यू है। ये पॉइंट नहीं करेगा, फिर इसको मैं डी नाम दे देता हूँ, 2000 कोमा जीरो। पहली इक्वेशन देखो, एक्स प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू 2000। एक्स को 2000 पुट करोगे, वाई को जीरो पुट करोगे, तो ये तो ट्रू आ गया ना। 2000 से छोटा नहीं होता बट इक्वल तो होता है। सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन बच्चों ये है ना। अब इसमें 2000 पुट करना एक्स को और वाई को जीरो पुट करना, बोलो ये तो फॉल्स आ गया ना।
2000 1500 से छोटा नहीं होता, ना इक्वल होता। तो ये ऐसा पॉइंट है डी जो इस फिजिबल रीजन के अंदर लाई नहीं करेगा। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसका तरीका क्या होता है सोल्व करने का। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द कंस्ट्रेंट्स, वही आपको कंस्ट्रेंट्स दे रखी है ये तीन, उसका सॉल्यूशन सेट कहता है द सॉल्यूशन सेट ऑफ दीज थ्री कंस्ट्रेंट्स इंक्लूड्स द पॉइंट। अब की बार क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि फिजिबल रीजन के अंदर इनमें से कौन सा पॉइंट लाई करेगा, इंक्लूड करेगा। तो तीनों इक्वेशन को आप लिख लो, इनइक्वालिटीज को लिख लो आप इनको, और बस आप चेक कर लो कि कौन सा पॉइंट इसमें लाई करेगा और कौन सा पॉइंट नहीं करेगा। कब बोलेंगे हम कोई पॉइंट लाई करता है कि नहीं करता, जब वो इन तीनों इन इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करे। अगर एक को भी नहीं करता तो हम क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो ये जो 3,4 पॉइंट है ना बच्चों, ये इन सबको सेटिस्फाई करेगा। देखो 3 + 4 = 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 11 सही है। 3 3 = 9, 4 4 = 16 लेस देन इक्वल टू 30 सही है। 3 4 इसको भी करेगा, 3 2 = 6 और 5 4 = 20 लेस देन इक्वल टू 30, ये भी सही है। तो मतलब ये पॉइंट होगा। बाकी पॉइंट आप खुद से ट्राई कर सकते हो, वो सारे के सारे नहीं लाई करेंगे। मतलब हो सकता है दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तीसरी को नहीं करेगा, सबको नहीं करेगा, ठीक है, ये बात है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है आपसे, द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए एलपीपी बिलोंग्स टू, कि एक एलपीपी का जो फिजिबल सॉल्यूशन होता है ना वो कहाँ से बिलोंग करता है। ये आप इसको सही कर लो, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये क्या है, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो आप ग्राफ बनाते हो, आप जो भी ग्राफ बनाते हो और उसके बाद जो फिजिबल एरिया आपका आता है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, बोलो फर्स्ट में आता है ना। वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी कि जो शेडेड एरिया होता है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स के बारे में आपने पढ़ा है ना। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स क्या होती है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब कि ना तो x नेगेटिव होना चाहिए ना y नेगेटिव होना चाहिए। तो बताओ एरिया आपका किस क्वाड्रेंट में आएगा, सिर्फ फर्स्ट में। क्योंकि सेकंड में अगर आप चले गए तो वहाँ पे x क्या हो जाएगा, नेगेटिव। थर्ड में आप चले गए दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ में चले गए y नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको कहाँ पे रहना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जो भी आपका फिजिबल सॉल्यूशन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर सकता है, बाकी किसी में नहीं करेगा। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कहता है बच्चों द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द ग्राफ ऑफ द इन इक्वेशंस दिस एंड दिस। मतलब कहता है इन दोनों का जब आप ग्राफ बनाओगे तो उसके लिए ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। पहले तो मैं ग्राफ बना के देखूँ ना, बिना ग्राफ बनाए बताओ अपने को कैसे पता लगेगा क्या कहना चाहता है ये। 6x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 20। क्वेश्चन पढ़ो पहले। इसमें कहता है बोथ ग्राफ्स आर डिसजॉइंट। बच्चों क्या मतलब है कि इसका फर्स्ट इक्वेशन का और सेकंड इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो डिसजॉइंट। इसका मतलब है इनमें कोई भी कॉमन एरिया नहीं होगा। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन का जो भी फिजिबल रीजन होगा उनमें कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। बोथ डू नॉट कंटेन ओरिजिन, यानी कि दोनों में ओरिजिन नहीं आएगा। मैं कहता हूँ आप, इसका मतलब पता है क्या होता है, इसमें आप ओरिजिन पुट करके देखो, 0 लेस देन इक्वल टू 6 मतलब ट्रू है ना, तो इसमें तो ओरिजिन आएगा। ट्रू का मतलब क्या होता है, ओरिजिन आएगा। हाँ इसमें नहीं आएगा, इसमें आप ओरिजिन को पुट करोगे ना तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 ये फॉल्स है, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। बोथ कंटेन .11, कंटेन का सिर्फ मतलब ये होता है कि आंसर आपका ट्रू आना चाहिए उससे बस, ठीक है। 1 1 को देखो, 3 × 1 + 2 × 1 लेस देन इक्वल टू 6, बोलो ट्रू है ना। 5 छोटा होता है 6 से, इसमें पुट करना 1 1 को, ये तो फॉल्स है। ये तो बच्चों क्या है, फॉल्स है। मतलब कि ये ऑप्शन भी गया। नन ऑफ दिस तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, बस एक ही ऑप्शन बच गया। क्या इन दोनों इन इक्वेशंस का ग्राफ डिसजॉइंट है या नहीं है, वो बना के देखें। ग्राफ बना के देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए बोलो 20 20 से डिवाइड करें तो 6x/20 या 3x/10 और y/5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या बोल दो x/10/3। मैंने बोला था आपको कि मैं किसका यूज करूंगा, इंटरसेप्ट फॉर्म का, ताकि मेरे को टेबल वाला काम ना करना पड़े। वो सिर्फ हम करते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। पहले ये बताओ इसका x/2 + y/3 इज लेस देन इक्वल टू 1। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। मान लो मैं यहाँ पे y3 ले लेता हूँ और x कितना ले लेता हूँ बच्चों 2। तो
तो ये पहली इक्वेशन का ग्राफ आ गया। अब दूसरी इक्वेशन को देखो, ये x कितना है बोलो 3.3 है ना, 3.3 मतलब यहाँ कहीं ले लें हम, आइडिया से ले रहे हैं हम तो ठीक है। फिर y कितना है 5, अच्छा 3 यहाँ तक है तो 5 इसको ऊपर कर देते हैं हम। तो अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में कौन सा एरिया कॉमन होगा। क्या पुट करें, 0 0 पुट करें, 0 0 पुट करोगे बताओ इसका आंसर ट्रू, फर्स्ट का ट्रू मतलब कि ये अंदर की तरफ जाएगा ऐसे, सेकंड का बच्चों फॉल्स, सेकंड का फॉल्स मतलब बाहर की तरफ जाएगा ओरिजिन से दूर। तो बोलो इन दोनों का जो ग्राफ है वो क्या है आपस में बच्चों, डिसजॉइंट है ना, एक एरिया अंदर की तरफ आ रहा है एक बाहर की तरफ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, द वर्टेक्स ऑफ द कॉमन ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटीज दिस एंड दिस। बच्चों इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों इनइक्वालिटी का जब हम ग्राफ बनाएंगे ना तो वो कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगी। तो सिंपल सा मतलब ये होता है कि इनका पे ना इक्वेशन बना के, आप इनको इक्वेशन बना के और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो, जैसे 9th क्लास का बच्चा निकालता है। दोनों को ऐड कर लो, 3x इज इक्वल टू 5, एक्स कितना आ जाएगा बच्चों 5/3, एक्स को 5/3 यहाँ पे पुट कर दो, y कितना है बोलो, x माइनस में 3 है ना, 5/3 माइनस 3 यानी कि माइनस के 4/3। तो वर्टेक्स का मतलब इनका कॉमन सॉल्यूशन क्या आ गया, x है 5/3 और y है -4/3, -4/3। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ जाएगा ठीक है। 7th क्वेश्चन भी ऐसे ही है, द वर्टेक्स ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटीज दिस एंड दिस। सोल्व कर लो इसको, 2x + 3y इज इक्वल टू 6 और x + 4y इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, सेकंड को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट को तो ऐसे का ऐसे रखो, सेकंड को मैं कहता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ताकि x का कोफिशिएंट क्या बन सके, सेम, और माइनस कर दो, माइनस के 5y इक्वल टू माइनस के 2, तो y कितना आ गया बोलो 2/5। अगर y 2/5 है तो बच्चों x कितना आएगा, इसमें पुट कर दे, x कितना है y 4 माइनस के 4y, 4 माइनस के 4y है ना, हाँ 4 माइनस के 4y, 4 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8/5, 12/5 आ जाएगा ठीक है। x आ गया 12/5 और y कितना आ गया आपका 2/5, 12/5 और 2/5 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, इन विच क्वाड्रेंट द बाउंडेड रीजन फॉर इनइक्वालिटीज दिस एंड दिस इज सिचुएटेड। मतलब इसका जो बाउंडेड रीजन आएगा ना वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। देखो इस क्वेश्चन को और जो हमने एलपीपी के क्वेश्चन किए ना बच्चों, उनको एक मत समझना, वो एलपीपी थी, ये एलपीपी नाम की कहीं कोई चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एलपीपी में आपके एक्स और वाई नॉन नेगेटिव होते हैं, ऐसे होता है ना, बट इसमें तो कहीं ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है। ये सिर्फ क्लास +1 का जो आपका लीनियर इनइक्वेशंस का चैप्टर है उसका एक क्वेश्चन है कि इनका जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ के ऊपर जब आप इनका बाउंड्री रीजन निकालोगे तो वो कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट थर्ड में, ठीक है। तो हमें कैसे पता लगेगा, ग्राफ बनाने के बाद। मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ये है। तो इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो x/1 + y/1 इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं ना, इक्वेशन का बनाते हैं हम तो ग्राफ पहले, और इसको हम लेट करेंगे x/1 + y/-1 करेंगे ठीक है, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म तो यही होती है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब इन दोनों का बच्चों बना लो ग्राफ, हम बनाते हैं इनका ग्राफ, x1 y1 ये हो गया आपका पहली लाइन का ग्राफ। फिर x1 y-1, देखो x तो 1 ही है बट y क्या है आपका -1 यानी कि नेगेटिव साइड में जाएगा। तो ये हो गया आपका सेकंड लाइन का ग्राफ, ये हो गया आपका सेकंड लाइन का ग्राफ। अब इसके अंदर पॉइंट पुट करें 0 0, तो बोलो 0 0 पुट करोगे 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो मतलब कि ये ट्रू है। इसमें 0 0 पुट करोगे तब भी ये क्या है, ट्रू है, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। तो बच्चों जब सब ट्रू होते हैं बताओ, पहली लाइन का आंसर ट्रू मतलब कि ऐसे, दूसरी लाइन का आंसर ट्रू मतलब ओरिजिन की तरफ जाएगा ना, ऐसे ओरिजिन की तरफ जाएगा। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि एक्स और वाई क्या होने चाहिए आपके, नॉन नेगेटिव होने चाहिए। मतलब देखो मैं ये कहता हूँ ओरिजिन की तरफ आना चाहिए इसका आंसर, बताओ ऐसे कर सकता हूँ क्या मैं शेडिड, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब इस रेड वाले ग्राफ को देखो ऊपर की तरफ करना है, तो बोलो ऐसे कर सकते हैं क्या। तो आप मेरे को खुद बताओ, ये जो मैंने शेडिड किया है पोर्शन को, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, क्या फर्स्ट में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है, चारों में आएगा, ऑल 4 क्वाड्रेंट आएगा ठीक है। मैंने आपको ग्राफ बना के दिखा दिया।
अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है द नेसेसरी कंडीशन फॉर थर्ड क्वाड्रेंट रीजन इन एक्स वाई प्लेन, मतलब कि एक्स वाई प्लेन में जो बच्चों ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर कैसी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बोलो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है आपका नेगेटिव, और वाई भी क्या होता है नेगेटिव। एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, देख लो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। इस क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम अंडर लीनियर कंस्ट्रेंट्स, मतलब कहता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होती है, एट द सेंटर ऑफ द फिजिबल रीजन। ऐसी तो कोई बात नहीं होती, मतलब कि फिजिबल रीजन मान लो आपने ये बनाया, इसके सेंटर पे, सेंटर नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती ना। सेंटर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है सेंटर, तो ये तो ऑप्शन गलत। जीरो जीरो पे होती है, ये भी गलत, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलती है, कॉर्नर पॉइंट के ऊपर मिलती है, अगर मिलेगी तो ये भी गलत हो गया। एट एनी वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन, या द वर्टेक्स विच इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। बच्चों एक ही तरीका मैंने आपको बता रखा है कि जो भी मान लो आपने ग्राफ बनाया, मान लो एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन मान लो ये, और तीसरी इक्वेशन मान लेते हैं ये, और इन सब का कॉमन रीजन आया ये, मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। फिर हम क्या करते थे, कॉर्नर पॉइंट मेथड से 1 2 3 ये 4 और ये 5 पॉइंट देखते थे, और इन पांचों पॉइंट के ऊपर चेक करते थे कि जेड मैक्सिमम कहाँ है। तो बताओ आपको सॉल्यूशन कहाँ मिलता है, एट एनी वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन। ये वर्टेक्स का मतलब बच्चों क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स है, ठीक है। वर्टेक्स का मतलब क्या है, जहाँ पे दो लाइनें आपस में मीट करती है। तो बस आपको एक ही बात याद रखनी है, कॉर्नर पॉइंट के ऊपर अपने को मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। ये नहीं है कि ऐसे पॉइंट पे जो इस ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर होगा। बोलो आज तक आपने कभी ऐसा चेक किया है कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपने इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाली हो ओरिजिन से, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के? ऐसा कभी नहीं करते, ठीक है। सिर्फ क्या करते हैं, वर्टेक्स के ऊपर वैल्यू चेक करते हैं, जो सबसे बड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जेड की मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड दिस इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अनबाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, या नन ऑफ दिस। तो आपको क्या करना है, सिंपली ग्राफ बना के देखना है। जैसे ही ग्राफ बनाओगे आपको पता लग जाएगा। पहली इनइक्वालिटी को मैं ऐसे लिख दूं, दूसरी इनइक्वालिटी को मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करोगे बच्चों, ग्राफ बनाओ। या तो आप क्या कर लो, एक्स इसको 5 से डिवाइड कर लो, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लो, क्योंकि उससे आंसर जल्दी आ जाता है। तो ये हो गया एक्स बाई 5/2, 5/2 का मतलब 2.5, 5/3 का मतलब क्या होता है, 5 को आप 3 से क्या करोगे बच्चों, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा, लगभग 1.7 मान रहा हूँ, ठीक है, ताकि ग्राफ बनाने में मेरे को आसानी हो। अच्छा यहाँ पे 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करोगे, -2 से डिवाइड करो बल्कि, है ना, तो ये आ गया। अच्छा एक्स बाई ये कितना आएगा आपका, माइनस का 1/2 प्लस y/2/3, एक्स बाई माइनस का 0.5, और 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.7 आएगा लगभग, है ना। 0.7 मान लेते हैं एक बार हम, क्योंकि मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर लेना चाहता हूँ दोनों इक्वेशंस को। ये आ गई, एक्स बोलो कितना 2.5, वाई 1.7। तो मैं पहली इक्वेशन का ग्राफ बना देता हूँ ये, जहाँ पे दोनों पॉजिटिव है। अच्छा एक्स माइनस का 0.5 यानी कि यहाँ पे हो गया, और फिर वाई 0.7, तो 0.7 तो 1.7 से नीचे ही होगा ना, एक ये हो गया। इसका ग्राफ बना दो, ये ग्राफ बना दिया। अब बोलो, अब इसमें 0 0 पुट करो, ट्रू आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 5 यानी कि ट्रू। इसमें 0 0 पुट करो बच्चों, 0 लेस देन इक्वल टू -2 फॉल्स है, 0 -2 से बड़ी होती है, छोटी नहीं होती, ठीक है। पहली लाइन का आंसर बच्चों ट्रू। पहली लाइन कौन सी थी, ब्लैक वाली, यानी कि 0 0 की तरफ। बोलो ये हो गया, और यहाँ पे भी करते हैं। और दूसरी लाइन का आंसर फॉल्स, यानी कि ये ओरिजिन है इससे दूर, इससे दूर, ऐसे ऐसे। अब मेरे को बस ये बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसा कौन सा एरिया आपको दिख रहा है जहाँ दोनों लाइनें एंट्री करती है, बोलो ये होता है क्या, ये होता है ना, जहाँ पे दोनों लाइनें क्या कर रही है आपकी, एंट्री कर रही है। बाउंडेड निकालना है ना आपको, बाउंडेड निकालना है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप चेक कर लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या है ये बच्चों, बाउंडेड है, ठीक। तो आप ग्राफ बनाओगे ना, आपको ग्राफ बनाने से आपको पता लग जाएगा। इसके अंदर हम एक काम ये कर सकते हैं कि ग्राफिकली अगर हम देखें तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो हमने रीजन बनाया ना,
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए ही ना, कुछ ऐसा चेक कर सकते हैं। देखो क्योंकि ये हमने ना बाय स्केल नहीं लिया, हमने अपनी मर्जी से लिया है। ये पॉइंट हो सकता है बच्चों यहाँ आ जाता, ये पॉइंट यहाँ भी तो आ सकता था ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको ग्राफ का यूज करना है। क्या यूज करना है बच्चों, ग्राफ का। और जब आप ग्राफ का यूज करोगे ना, तो ये ग्राफ आई थिंक आपको ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। देखो ये आपकी दो लाइन आएगी और उसके बाद एक लाइन आपकी ऐसे ही जाएगी और जो दूसरी लाइन है ना वो लगभग बच्चों ऐसी जाएगी। तो कॉमन एरिया आपका है ना वो ये आ जाएगा, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा। तो आप ग्राफ का यूज करके चेक कर लेना, आपका ये आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इनइक्वेशन सिस्टम, इनइक्वेशन सिस्टम, ये तो एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ही, तो ये दोनों है। तो ये कहता है बच्चों इसका जो कॉमन रीजन होगा ना वो क्या होगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल आसान होता है, वाई लेस देन इक्वल टू 6 और एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3। जब भी आप इसका ग्राफ बनाओगे, देखो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इसका तो ग्राफ आसानी से आप जानते ही हो, ये 3 है और ये भी क्या है बच्चों 3 है, और 0 0 पुट करोगे तो ट्रू आएगा ना। 0 लेस देन इक्वल टू 3 तो क्या आएगा बच्चों, ट्रू आएगा। तो यानी कि ये ऐसे हो जाएगा। सेकंड, y इक्वल टू 6 का ग्राफ कैसे होता है बच्चों, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो y3 यहाँ पे है तो 6 कहीं ऊपर होगा, y इक्वल टू 6 ऊपर हो जाएगा। अब इसको हम ऐसा करते हैं ना, ये y इक्वल टू 3 है, x प्लस वाई 3 है और y इज इक्वल टू क्या है आपका 6 है, y इज इक्वल टू 6 है। तो इसका आंसर ओरिजिन की तरफ आएगा, ये आ जाएगा। तो बताओ कौन सा एरिया ऐसा होगा जिसमें सारे जाएंगे, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो देखना क्या इस एरिया में दोनों लाइनें एंट्री करेगी क्या, ये लाइन इसमें भी तो एंट्री करेगी ना, ऐसे बढ़ाओगे जब आप, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा। तो ये क्या है, बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। और वैसे भी आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, अगर जितनी भी इन इक्वेशन आपको दे रखी है एक दो, अगर ओरिजिन उन सभी को क्या करता है बच्चों सेटिस्फाई, ओरिजिन उन सभी को क्या करता है सेटिस्फाई करता है, तो जो आपका एरिया होगा ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड होगा। किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स आपको साथ में दी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा अगर ओरिजिन सभी को सेटिस्फाई करता है तो आपका एरिया क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड आएगा। 13 क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन दिस, इस इन इक्वेशन का बच्चों सॉल्यूशन आपको बताना है। देखो जैसे +1 क्लास में क्वेश्चन आता था ना, ये क्लास +1 का क्वेश्चन है। इसको बनाए 2x/5 प्लस y/5 लेस देन 1, या x अपॉन 5/2 करेंगे तो 2.5 और प्लस y/5 लेस देन 1। x की वैल्यू 2.5, ये पॉइंट हो गया आपका 2.5, 0 और y की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 है, 0.5। तो इसके अंदर पॉइंट पुट करें, पॉइंट पुट करेंगे क्या 0 0, 0 इज लेस देन 5, तो ये ट्रू है। अच्छा इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है, इसमें ना इक्वल का साइन नहीं है, देखो सिर्फ लेस देन का साइन है। तो जो ये लाइन होगी आप मेरे को बताओ ये कैसी आएगी, डॉटेड आएगी ना। ये लाइन कैसी आएगी बच्चों, डॉटेड आएगी। +1 में आपने सीखा है ना कि अगर इक्वल का साइन ना हो, मतलब कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो, तो ये जो लाइन आती है क्या आती है डॉटेड। इसका मतलब ये होता है कि इस लाइन के ऊपर वाले पॉइंट जो है ना, इस लाइन के जो ऊपर लाई करते हैं वो पॉइंट हमारे शेडेड एरिया में नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो ये हम अब शेडेड कर देंगे ना, तो डॉटेड का मतलब है जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है वो इस ग्राफ में नहीं है। ऊपर लाई करने वाला पॉइंट तो वो 5 होगा, 5 से छोटा थोड़े होगा, क्या होगा बच्चों को, तो 5 होगा, तो इसलिए हम इसको डॉटेड ले लेते हैं। अच्छा अब बता दो इसका आंसर क्या होगा। अच्छा ये तो ऐसे जाएगा ना, क्योंकि ये तो कहीं कह नहीं रखा कि एक्स वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें कहता है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो हाफ प्लेन जो ओरिजिन को कंटेन करता है। बोलो ओरिजिन को कंटेन करता है ना ये, तो इसका ऑप्शन ए ही आ गया। ओपन हाफ प्लेन नोट कंटेनिंग द ओरिजिन, बच्चों नोट कंटेनिंग ओरिजिन अगर होता ना तो इसको ग्राफ को ऐसे होना पड़ता। इसको हम बोलते हैं वो रीजन जिसमें ओरिजिन नहीं है, बट इसमें तो ओरिजिन है ना। ये जो ब्लैक वाला मैंने रीजन बनाया ना इसको बोलते हैं नोट कंटेनिंग ओरिजिन, बट ये ब्लू वाले में तो ओरिजिन है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। होल एक्स वाई प्लेन, बच्चों होल एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या होता है, ये सारा एरिया, ये सारा एरिया एक्सेप्ट द पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस लाइन, मतलब कहता है ये जो रेड वाली लाइन है ना इसके ऊपर जो पॉइंट लाई करते हैं ये वाले, इनको छोड़ के बाकी सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मैं कहता हूँ नहीं, उधर वाले कहाँ कर रहे हैं, उधर वाले पॉइंट मतलब कि जैसे मान लो x हो गया 4 और y हो गया मान लो आपका 2, 4,2 पॉइंट थोड़े इसको सेटिस्फाई करेगा। देखना 4,2, 4 2 जा 8 प्लस 2 इज लेस देन 5 नहीं कर रहा ना।
इसका मतलब ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया आपका? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इन इक्वेशन आपको दे रखी है y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या हो गया इसका मतलब? y लेस देन इक्वल टू एक्स, y क्या होगा बच्चों? लेस देन इक्वल टू एक्स। तो आप ग्राफ कैसा बनाते हो बोलो? आप ग्राफ कैसा बनाओगे? x इज इक्वल टू वाई का ना, और x इज इक्वल टू वाई का ग्राफ ये होता है, ये होता है। अब इसमें आप जीरो जीरो नहीं पुट कर सकते, क्योंकि जीरो जीरो अगर पुट कर दिया तो फिर जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो, बट जीरो जीरो तो इसके ऊपर लाई करता है ना। तो जो पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है ना, वो आप पुट करके नहीं देख सकते, क्योंकि उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, कि इसका शेडेड एरिया कहाँ करें, नीचे की तरफ करें कि ऊपर की तरफ करें। आप इसमें कोई और पॉइंट पुट कर लो, ये लो 3,2 पुट कर लो। मैं कहता हूँ कुछ भी पुट कर लो, यहाँ x3 है, यहाँ y2 है, तो कहीं ना कहीं मान लो ये 3,2 पॉइंट बच्चों यहाँ होगा, 3,2 यहाँ होगा। अब आप बोलो 3 < <2, ये क्या है? फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स है। 3,2 पॉइंट से दूर जाएगा सॉल्यूशन, यानी कि इधर आ जाएगा। ये इसका ग्राफ है। अब बस आप मेरे को ये बता दो कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। पहला ऑप्शन देखो, द हाफ प्लेन दैट कंटेन्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पॉजिटिव बच्चों कौन सा है? ये है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यही लग रहा है मेरे को आंसर, क्योंकि ये जो एरिया है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कंटेन करता है ना, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करने वाले सभी पॉइंट इस ग्राफ में आ गए। इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है, हो गया। क्लोज्ड हाफ प्लेन अबव द वाई, अबव द लाइन वाई इक्वल टू एक्स। अबव का मतलब होता है बच्चों ये वाला एरिया, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो खत्म। हाफ प्लेन, हाफ प्लेन दैट कंटेन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। बच्चों नेगेटिव एक्स एक्सिस तो ये है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये तो कंटेन करता ही नहीं ना। तो ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऐसे आपको चेक करने हैं एक एक ऑप्शन, ताकि आप एग्जाम में डायरेक्ट टिक कर सको। अभी अगर आप सारी चीज़ें अच्छे से सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट भी आप आंसर दे सकते हो। ये देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ए एल पी पी ऑफ एन एल पी पी इज। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बच्चों क्या होता है? ए फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड, यानी कि जिस फंक्शन को हमें ऑप्टिमाइज करना है। इसका मतलब क्या होता है? जिस फंक्शन की हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, उसी फंक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं द फंक्शन विच इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड। अब इस क्वेश्चन में क्या बोलता है आपसे? द मिनिमम वैल्यू ऑफ द लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस अंडर द कंडीशन दिस। मतलब इन तीन कंडीशन में, इन दो कंडीशन में इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों क्या करोगे? सिर्फ आप ग्राफ बनाओगे। इसका आप क्या कर लो? ग्राफ बना लो, और ग्राफ के ऊपर जो भी पॉइंट होगा और जो कॉर्नर पॉइंट होंगे, उससे आपको मिनिमम वैल्यू पता लग जाएगा। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, और x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। इसको सोल्व करें। पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाओ। देखो, x/4 प्लस y/6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x/11 प्लस y/11/3। 11/3 कितना होता है? 3 पॉइंट, मान लो आपका 5 6 ले लेते हैं। ठीक है, 3.6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो रफ ग्राफ ड्रॉ करना है अपने को। तो ये रफ ग्राफ ड्रॉ करो। 4 6, x 4 है, y कितना है बच्चों? 6 है। चलो, ये आगे पहली इक्वेशन, x 4 है और y कितना है? 6। दूसरी में देखो क्या है? x11 है, x11 है और y 3.6 है, मतलब y कितना है? 3.6 है। तो ये ग्रीन वाला ग्राफ सेकेंड लाइन का हो गया आपका, ये हो गया। अच्छा, अब देखो, अब पॉइंट पुट करें। इसमें जीरो जीरो पुट करोगे तो बच्चों क्या आएगा? फॉल्स आएगा। इसमें भी क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है। जब सारे ही फॉल्स होते हैं आंसर, तो आपको पता है ना कि एरिया कौन सा होता है? ये बाहर वाला होता है, ये वाला एरिया होगा, है ना, ये वाला एरिया होगा। ये आपका फिजिबल रीजन आ गया। बट फिजिबल रीजन जब अनबाउंडेड आता है ना, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप ये नहीं कह सकते कि ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी या मिनिमम वैल्यू होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो आप पहले क्या निकालोगे? कॉर्नर पॉइंट। ये बोलो कितना है? x11 था, 11,0। ये कितना है बच्चों? ये आपका कितना है? 0,6। और ये क्या है? ये इन दोनों का क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल सकते हो ना। ये इन दोनों लाइन का बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले ना, वो क्या आएगा? x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। 2,3। तो निकाले इन तीनों पॉइंट पे वैल्यू।
जेड आपका जो फंक्शन है वो है 2x प्लस 2y। ये ए पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट मान लो, इसको सी पॉइंट मान लो। ए पॉइंट के ऊपर बोलो जेड कितना आएगा, 2 × 11 प्लस 0 22। बी पॉइंट पे जेड कितना आएगा आपका, 2 × x का मतलब 2 प्लस 2 × y, तो ये 10 आ गया। सी पॉइंट पे जेड क्या आएगा आपका, 2 × 0 प्लस 2 × 6 यानी कि 12 आ गया। आपसे क्या पूछी है, मिनिमम। दिखने में तो ये मिनिमम लग रही है ना, इस पी पॉइंट पे यानी कि 2,3 पे। बट इस 10 को आप बच्चों आंसर अभी नहीं कर सकते, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अगर सिर्फ यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप डायरेक्ट टिक कर देना। बट बोर्ड के हिसाब से इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है बताओ। जब आपका जो एरिया है वो अनबाउंडेड होता है तो आप एक नया ग्राफ और ड्रॉ करोगे, किसका बोलो, 2x प्लस 2y लेस देन किससे, जो इसकी मिनिमम वैल्यू आती है ना, या आप बोल दो x प्लस वाई लेस देन 5। इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, और अगर इस नए ग्राफ में और पुराने वाले ग्राफ में कुछ भी एरिया कॉमन ना हुआ तब इसको मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, करें इसका ग्राफ ड्रॉ, यानी x और y दोनों क्या हो 5। तो बोलो x यहाँ पे बच्चों कितना है, ये 4 है ना, तो 5 यहाँ होगा। y ऊपर तक 6 है तो यहाँ तक कितना होगा बच्चों, 5 होगा। तो आपको इस तरह से कोई ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आप एग्जैक्ट पेपर में ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो आपको ये पता लगेगा कि इसका एरिया देखो ट्रू होगा ना, 0 0 पुट करोगे तो ट्रू होगा। पहले वाले एरिया और इस एरिया में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये किससे पता लगेगा, एग्जैक्ट से पता लगेगा आपको, क्योंकि हो सकता है आप सोचो कि ये यहाँ से निकल जाता, यहाँ से निकल जाता है ना, लेकिन एग्जैक्ट ग्राफ देखोगे तो यहीं से निकलेगा ये। बस उसके बाद आप क्या कर लो, ये इसकी क्या हो जाती है, मिनिमम वैल्यू हो जाती है, आंसर आ गया। बट एग्जाम में इतना लेंथी क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा। अब बोलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, द मेन पार्ट्स ऑफ एलपीपी। मेन पार्ट्स ऑफ एलपीपी क्या है बच्चों, दो होते हैं ना, मैंने आपको बताया था थ्योरी में कौन कौन से, एक तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है अपना जेड, और एक उसकी जो लीनियर कंस्ट्रेंट्स होती है, जो इन इक्वेशंस होती है ना वो, तो दो होगी, एक ये और एक ये। तो नंबर ऑफ मेन पार्ट्स कितने होते हैं एलपीपी के, दो होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और एक क्या होती है आपकी कंस्ट्रेंट्स होती है। इस क्वेश्चन में क्या है, द सॉल्यूशन फॉर मिनिमाइजिंग द फंक्शन दिस अंडर एलपीपी विद द कंस्ट्रेंट्स। बच्चों इस क्वेश्चन का आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। इक्वेशन कौन कौन सी है देख लो, एक ये है, एक ये इक्वेशन दे रखी है y लेस देन इक्वल टू 4। तो इसका आप ग्राफ बनाओगे, कॉर्नर पॉइंट निकालोगे और कॉर्नर पॉइंट से देखोगे कहाँ पे ये वैल्यू मिनिमम होगी। यही इस क्वेश्चन का क्या है आपका सॉल्यूशन है, बस सोल्व कर लेना आप। इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं देख लो, यहाँ पे द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अंडर द कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट देख लो, इसमें कहता है कहाँ तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी और किस पॉइंट पे होगी और कितनी होगी, दोनों चीज़ें आपको चेक करनी है। ये हो जाएगी, बहुत आसान है क्वेश्चन। वही ग्राफ बनाओ, क्योंकि इक्वेशन कितनी है सिर्फ बच्चों, दो ही तो इक्वेशन है, उसका ग्राफ बना के और आसानी से आप चेक कर सकते हो। देखो ग्राफ बनाए इसका, x/2 प्लस y/-2 लेस देन इक्वल टू 1, और x/4 प्लस y/4 लेस देन इक्वल टू 1। पहला ग्राफ बनाओगे, मैं ये बना देता हूँ पहले 4 4 वाला। ठीक है, ये दूसरी लाइन आ गई, ये आ गई सेकंड लाइन, और ये है आपकी फर्स्ट लाइन। सेकंड का ग्राफ हो गया। फर्स्ट देखो x तो पॉजिटिव है 2, y बच्चों क्या है, नेगेटिव है, y को नेगेटिव ले लेते हैं, तो यानी कि ये कहीं ऐसे जाएगा। अब 0 0 पुट करोगे दोनों ट्रू आएंगे ना, दोनों ट्रू आएंगे, इसका मतलब देखो ये भी और ये भी, तो मतलब कि x और y तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ही। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड कर दो इस एरिया को। बोलो ये आ गया बाउंडेड एरिया। अब इसके कॉर्नर पॉइंट निकालो, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से देखो, एक ये है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, और एक ये है। ये तो कितना था बच्चों, 0,4 था, और ये कॉर्नर पॉइंट क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है ना, तो हम निकालेंगे। अच्छा ये 2 था ना यहाँ पे, 2,0, इसको निकाल लो। इन दोनों इक्वेशन को मैं कहता हूँ बच्चों सोल्व कर लो। तो 2x इक्वल टू 6, x कितना आ गया 3, x 3 आएगा तो y कितना आएगा 1। ये आ गया आपका 3,1। a, ये b और ये c, इन तीनों के ऊपर क्या निकाल लो, वैल्यू निकालो। एट a z क्या है आपका x प्लस 2y, यानी कि x कितना बच्चों 2, 2 प्लस में y तो 0 है। एट पॉइंट b पे z बोलो, x कितना 3 प्लस 2 × 1 यानी कि 2, कितना आ गया 5। एट पॉइंट c z बोलो कितना आएगा, x प्लस 2y यानी कि 0 प्लस में 2 × 4 यानी कि 8। आपसे क्या पूछी गई है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी 8, और कहाँ पे,
सी पॉइंट पे यानी कि 0 4 पे, जहाँ x 0 होता है, y 4 होता है, z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चों 8। तो देख लो 0 4 8, 0 4 8 ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बहुत आसान है, ग्राफ बनाना है आपको, घबराना नहीं है, आंसर आपका आ ही जाएगा। अच्छा इस क्वेश्चन में भी सेम वही क्वेश्चन है, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। कंडीशंस आपको दे रखी है, एक दो कंडीशन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 15 और 5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10। देखो जब सारे लेस देन इक्वल टू के साइन हो ना बच्चों, सारे लेस देन इक्वल टू के साइन हो, तो आपको पता है एरिया तो क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड आएगा, और फिर आप इसके क्या निकालोगे, कॉर्नर पॉइंट निकालोगे। देखो जैसे पिछला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। जब भी सारे के सारे क्वेश्चन मतलब कि ऐसा बाउंडेड एरिया आपको नजर आए, 1% आप रिस्क ले सकते हो, मतलब कि 99% सही होगा, 1% क्वेश्चन में हो सकता है वो आपका जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ वो काम ना करे। जैसे इन दोनों लाइनों का बच्चों आप क्या निकाल लिया करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया करो, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन में जो ऑप्टिमल वैल्यू होती है ना जेड की, वो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ही लाई करती है। जैसे देखो ये था ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे तो थी ये हमारी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे नहीं आई क्या, ये हमारी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे नहीं आई। तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, एग्जैक्ट सॉल्यूशन ही निकालना पड़ेगा। तो मैं इसलिए यही सोच रहा था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आ सकती है, बट इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे नहीं आई, तो हमारे को सोल्व करना ही बेटर है। तो इसमें क्या कर लेना, दोनों का ग्राफ बनाओ, और दोनों का ग्राफ बनाओगे आप देख लेना कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी कहाँ पे लाई करेगी। मतलब कई क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं लेंथी आ जाए पेपर में, उसका एक ही सोल्यूशन है, ग्राफ बना के आप देख लो। ये क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जेड की, और ये आपको लीनियर कंस्ट्रेंट्स दे रखी है 1 2, वही आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या कहता है, द पॉइंट विच प्रोवाइड्स द सॉल्यूशन ऑफ द एलपीपी मैक्सिमाइज करना है इसको। तो कहता है किस पॉइंट के ऊपर बच्चों इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो आप पॉइंट पुट करके देख लो, पॉइंट पुट करके देखोगे, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आपको देता है तो वही आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। आप सिर्फ क्या कर लेना बच्चों, पॉइंट पुट कर लेना, इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो बस ये जेड आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ही। इन सारे पॉइंट को आप पुट कर लो, जेड ए निकाल लो, जेड बी निकाल लो, जेड सी निकाल लो, जेड डी निकाल लो, जो वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी वही आपका क्या होएगा, आंसर होएगा। इस तरह से मैंने आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए हैं। उसके बाद जो भी 12 13 क्वेश्चन रह गए आप खुद से ट्राई करो, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है ना हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा एलपीपी का चैप्टर खत्म हो गया।